स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम देखते हैं कि ये टफ होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं। जिस तरह जो टफेस्ट मेटल्स हैं उनमें से एक हमारे पास आ जाती है टाइटेनियम, ठीक है, और एक आ जाती है टंगस्टन, ठीक है, जिसके लिए हम कैपिटल डब्ल्यू हम लिखते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं टाइटेनियम के लिए टी आई लिखते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग होती हैं बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, ठीक है, जो इनके अंदर मेटेलिक बाइंडिंग होती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को हम देखेंगे क्या होती है, ये एनर्जी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सके एक एटम में से, ठीक है। तो हम लिखेंगे मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक एटम में से जो निकालते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये जो एनर्जी है बेसिकली इसको हम कह रहे होते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी है। और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जो होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट होती है, सर्वेलेंस शेल में मौजूद है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस, उसकी एग्जिस्टेंस, कि वो कहाँ पे मौजूद है, ये सारी इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है उसकी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्योंकि मेटल्स की जब हम बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल्स की क्या खुसूसियत होती है कि ये क्या शो करती है, मेटेलिक बॉन्डिंग शो करती है, ठीक है। इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग, जिसको हम किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होती है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होगा, अब देखिए यही मेटेलिक बॉन्डिंग, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी से जब रिलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि अब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होता है कि जब मेटल का एक टुकड़ा होगा मौजूद होगा, ये हमारे पास अगर मेटल का एक टुकड़ा है, इसमें जो जितने भी मेटल होगा वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो वो बीच में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, वो सी यहाँ पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आ जाएगा। और मेटल को जो होता है वो एक बेसिकली वो केटाइन की फॉर्म में होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, +1 हो, +2 हो, +3 हो, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो अब होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ना हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहाँ पर आ रहे होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक एटम जो है, मेटल का एटम जो है वो अपने एक जो मेटल का टुकड़ा है उसके अंदर क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है। और उसके लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली जो मोर अप्रोप्रिएटली कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की भी हमारे पास टाइप्स जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी है। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखिए ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो जहां तक हम देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास जो इंक्रीज होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास क्या आता है कि बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग होती रहती है, क्योंकि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या चले जाते हैं, एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा जो 4s के या हम कहते हैं जो ns के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, और अनपेयर्ड जो d के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चले जाते हैं, एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेंड इसमें क्या होता है। हमने यहाँ पर टंगस्टन की भी बात की है ना, इसको भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम देख लेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम यहाँ पर इसकी बिहेवियर देखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह कैल्शियम जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की बात करनी है, तो हम देख रहे हैं उनके लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हाई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हाई बाइंडिंग एनर्जी है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से यहाँ पर ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सी में, तो हमारे पास जो है वो एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही होती है, उसको हम इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास टाइटेनियम है, देन हमारे पास क्या होता है, वेनेडियम होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम,
फिर मैंगनीज आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन हमारे पास कॉपर होता है, फाइनली जिंक होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है, अगर इसका ट्रेंड यहाँ पर इसमें ग्राफ में भी देख लें तो हमारे पास कहाँ तक इंक्रीज आ रहा है, वेनेडियम तक इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो क्या आया है, डिक्रीज आया है, यहाँ पर डिक्रीज आया थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, मैंगनीज पे हमारे पास एक डिप आता है, यानी कि देखिए हमारे पास बहुत एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज था, ठीक है, आयन सील का इंक्रीज के लिए, टीईसी डिक्रीज के लिए, क्रोमियम के केस में डिक्रीज कर गया। अब यहाँ पर इसको हमने स्टडी करना होगा कि किस तरह से ये डिक्रीज आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा साइड पे करेंगे ताकि इसके साथ ही हम इसके बराबर में ही हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निकल के केस में फिर हमारे पास जो है, सॉरी आयरन के केस में फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज आया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, कि हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज आया है, और हम फिर देख रहे हैं कि उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिक्रीज आए चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी रीजन क्या होती है, कोबाल्ट के बाद से हमारे पास यानी कि यहाँ से हमारे पास यहाँ तक क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास जिंक है उस पर हमारे पास सबसे कम हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी आ रही होती है। तो इसकी हम रीजन देखते हैं कि अच्छा यहाँ वेनेडियम, क्रोमियम के हम देखते हैं, क्रोमियम में हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर अगर हम क्रोमियम की बात करें, ये हमारे पास आ जाता है किसके लिए, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। इसको हम बल्कि यहाँ पे सारे नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं। ये वेनेडियम है, ठीक है, वेनेडियम। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसकी, यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं क्रोमियम की, ठीक है। क्रोमियम के लिए हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास जो है किस तरह से मौजूद होंगे, ये हम लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, लेकिन वो यहाँ पर चला जाता है ताकि वो एक हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आ जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैंगनीज होता है, मैंगनीज का जो डिप आता है इसको भी हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि बेसिकली जो इसको बढ़ना चाहिए वो कहाँ तक बढ़ना चाहिए, जो क्रोमियम का हमारे पास आ जाता है, यानी कि हम कहते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। सिक्स भी हमारे पास जो ग्रुप होता है उसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, उसमें उस तक हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि देखें क्रोमियम के ही हमारे पास ग्रुप में क्या आ रहा होता है, नीचे जाके जो है हमारे पास आता है टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन भी इसी ग्रुप में होता है, और हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी की वजह से हमारे पास जो है वो हम कहते हैं वो बहुत टफ होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंगनीज का देखिएगा कि यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, मैंगनीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख लें, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अच्छा, जब हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जो कि हमने ऊपर बात की थी यहाँ पे, तो देखें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका तो मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे, यानी कि रिलीज कर दिए जाएंगे इस पूल में या सी में, तो हम देखते हैं उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऑस्मियम के केस में जो कि OS और यहाँ पे 8 इस तरह से होता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर सकता है, ठीक है। तो क्या वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो सी में दे देगा और इस तरह ऑस्मियम के हमारे पास टफेस्ट आ जाएगा या स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएगा, जिसमें मेटेलिक बाइंडिंग हम देख रहे हैं क्या स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ऐसा तो नहीं होता। तो हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास मेटल्स के केस में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ऑप्टिमल एवरेज चार्ज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ऑप्टिमल एवरेज चार्ज जो कि हम कहते हैं कि एक एटम की तरफ से या एक मेटल की तरफ से जो है वो ऑफर किया जा रहा होता है, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर ये मेटल जो है वो कितना चार्ज देगा, यानी कि इसके ऊपर जो ये चार्ज है वो कितना होगा। अब ऑस्मियम पे 8 पॉजिटिव तो नहीं आ सकता ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चार्ज जो है ये मैटर करता है, और ये ऑप्टिमल हर मेटल के लिए उसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो ऑफर कर रहा होता है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम +3 और +4 जो है वो ज्यादातर दिया जा रहा होता है। जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं या नॉर्मल मेटल्स होते हैं, मेन ग्रुप के मेटल्स आ रहे होते हैं, वो +3 तक मैक्सिमम शो कर रहे होते हैं। बाकी जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो +3 जो ऑनवर्ड होते हैं ना वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अब क्रोमियम में देखिएगा कि ऑप्टिमल चार्ज जो एवरेज चार्ज जो दिया जा रहा है वो किस वजह से कम दिया, वो यहाँ पर देखें वो किस वजह से कम दिया जा रहा है। देखें ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे ना, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक बाइंडिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को हम मेटेलिक बाइंडिंग के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, ठीक है। तो उतनी ज्यादा मेटेलिक बाइंडिंग होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम के केस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की
वजह से देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में इनके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इनको रिपल्जन दे। अब इस ऑर्बिटल के अंदर देखिए सब ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ मौजूद नहीं है जो इसको रिपल्जन दे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर भी तो ये क्या है, यहाँ पर ये इनको रिपल्जन ऑफर नहीं हो रही, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इनको क्लोजली अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि लेस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्ड किसके लिए, इलेक्ट्रॉन सी के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो लेस होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन सी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी या मेटेलिक बाइंडिंग जो होती है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन डिप जो आता है वो आता है मैंगनीज के केस में। अब मैंगनीज के केस में किस वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मैंगनीज में अब ये 4s है, ठीक है, और ये 3d है। तो 3d बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा होता है कि ये 3d जो होता है वो वैसे ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। हम कहते हैं जो 3d होता है ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। अब ये कॉम्पैक्ट किस वजह से होता है, ये कॉम्पैक्ट इस वजह से होता है क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये हम बात भी यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करते चले कि जो हमारे पास फर्स्ट अकरेंस होती है किसी भी शेल की, गिवन शेल की, जिस तरह से हमारे पास आ गया 1 का जो है वो s, ठीक है, 2 में p इंट्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट अकरेंस आ गई p की 2 में, ठीक है। इसी तरह थर्ड शेल के अंदर जो है वो हमारे पास d की अकरेंस आ रही होती है फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसी तरह 4 के अंदर हमारे पास जो है वो f की अकरेंस फर्स्ट टाइम आ रही होती है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास होते हैं ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। जिस तरह से अगर इसमें से 3d की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो एनोमलसली कॉम्पैक्ट होता है, यानी ये एक्सेप्शन शो कर रहा होता है, ठीक है। d जो होता है वो बेसिकली हमारे पास d जो एक शेल होता है वो डिफ्यूज्ड शेल होता है, यानी कि डिफ्यूज्ड का मतलब है स्कैटर्ड या फिर हम कहते हैं कि स्प्रेड हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एनोमलस बिहेवियर है उसमें हम देखते हैं 3d जो होता है वो एनोमलसली कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो हो रहा है। और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास क्रोमियम है इसके केस में भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा आ जाती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज आता है, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो यहाँ पर भी होगी, लेकिन हम देखते हैं 3d इनमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इनमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है ना। और इस वजह से हम देखते हैं जो क्रोमियम है हमारे पास उसमें डिक्रीज आया, जो हमने देखा लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफर हुए। और मैग्नीज के केस में भी हम देखते हैं कि +3 भी बहुत मुश्किल से जो है हमारे पास आता है, यानी कि ऑप्टिमल इफेक्टिव चार्ज जो है, ऑप्टिमल एवरेज चार्ज जो है वो सप्रेस हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इवन मोर डिप आ जाता है और लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफर किए जाते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक सी। इसकी वजह से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हम देखते हैं कि, या मेटेलिक बाइंडिंग को हम यहाँ पर बात करेंगे, वो जो है वो मैग्नीज के केस में बहुत डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात की ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।